हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इस सब्जेक्ट की ऑलरेडी 4 यूनिट अपलोड हो चुकी है और अपन आ चुके हैं 5th यूनिट पे। सब्जेक्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट। ये फाइनेंस के बच्चों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट रहता है। MBA के लिए है, BBA में भी है, BCom ऑनर्स में भी है, MCom में भी मैंने सब्जेक्ट पढ़ा है। इवन द MA इकोनॉमिक्स के भी कुछ सब्जेक्ट के अंदर इलेक्टिव के अंदर इसको चूज करने की दी थी और UGC नेट में 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जल्दी से अपनी यूनिट शुरू करते हैं। तो पहला इसके अंदर टॉपिक आता है टैक्स अवॉइडेंस। और मैं आपको ये कहता हूं यकीनन कि आप ये मेरे साथ ये वाली अगर आपने यूनिट कर ली ना, तो एक सिंपल से आपको रूल बता देता हूं कि आपको मैं यहीं पे याद करवाते हुए चलूंगा। मतलब देयर इज नो नीड फॉर एनी काइंड ऑफ रिवीजन। इतना मैं मतलब खुद के ऊपर आश्वस्त हूं कि आप थोड़ा सा अगर मेरे को ध्यान लगा के मन से सुनेंगे तो ये सारी की सारी बहुत इजी चीजें हैं, डेली रूटीन की चीजें हैं जो अपन को पढ़ना है। अब ये टैक्स अवॉइडेंस क्या है? टैक्स अवॉइडेंस की एक बेसिक थ्योरी अपन पहले बुक की देखेंगे, इसके बाद में आपको एक्चुअल में अपन जो समझने का है वो भी समझाऊंगा। टैक्स अवॉइडेंस क्या कह रहा है? इन द एक्ट ऑफ डॉजिंग टैक्स विदाउट ब्रेकिंग द लॉ, इट मीन्स दैट द टैक्स पेयर अरेंज हिज फाइनेंशियल एक्टिविटी इन सच मैनर दैट ऑल्दो इट इज विद इन 4 corners of tax law but takes advantage of the loophole which exists in the tax law of reduction of the tax liability. And the word through is as complied with the letter of law but not the spirit behind the law. टैक्स अवॉइडेंस होता क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। जो टैक्स अवॉइडेंस है, ठीक है, बार बार एग्जाम के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो टैक्स अवॉइडेंस क्या है? अवॉइडेंस है क्या? ये हमारे मिस्टर पिंटू जी हैं, ठीक है। इस मिस्टर पिंटू जी को पता चला कि इस साल इनकी कंपनी का नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन हुआ नहीं है, अभी इन्होंने टैक्स की कैलकुलेशन करी नहीं है, लेकिन सेल जनरेट होते ही इनको क्या पता चला कि इनकी कंपनी का नेट प्रॉफिट 30 लाख रुपीस आने वाला है। कितने लाख रुपए आने वाला है? 30 लाख रुपए आने वाला है। और ये एक प्राइवेट कंपनी है। कौन सी कंपनी है? प्राइवेट, मिस्टर पिंटू की कंपनी। ये जो कंपनी है मिस्टर पिंटू जी की, उसका नेट प्रॉफिट आने वाला है 30 लाख रुपए। और आपको मैं टैक्स की दर बता देता हूं, फ्लैट 30% टैक्स लगाती है अपनी गवर्नमेंट। तो 9 लाख रुपए का इनको करीबन टैक्स भरना होगा, ठीक है। 30% फ्लैट टैक्स है आपके नेट प्रॉफिट पे। मिस्टर पिंटू जी को पता चला कि भाई मेरे तो अब 30 लाख रुपए आ रहे हैं, इसमें से 9 लाख गवर्नमेंट ही ले लेगी, बचेगा मेरे पास 23 लाख रुपया, सॉरी 21 लाख रुपए। तो अब मेरे को इसको कुछ सेव करना है। ये गए अपने चार्टेड अकाउंटेंट के पास या फाइनेंशियल प्लानर के पास। मिस्टर पिंटू जी गए अपने CA के पास। उन्होंने कहा ये 30 लाख रुपीस को कम करना होगा सर। जितना आप कम करोगे, आपका नेट प्रॉफिट कम करोगे, उतना आपका टैक्स कम होगा। तो बोले क्या करा जाए? इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस बढ़ा देते हैं। क्या बोला? नॉन कैश एक्सपेंसेस, यानी कि पैसा जाएगा नहीं लेकिन एक्सपेंसेस रहेंगे, नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब बोले सर ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जो बढ़ा दिया जाए? तो इन्होंने कहा आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो, डेप्रिसिएशन चार्ज करो, जिसको बोलते हैं मूल्यह्रास। कोई भी प्रोडक्ट अपन यूटिलाइज करते हैं, उसकी जो वैल्यू में कमी आती है वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो। ये डेप्रिसिएशन एक काइंड का नॉन कैश एक्सपेंसेस है, नॉन कैश, लेकिन इसको गिना एक्सपेंसेस की तरह से जाता है, तो P&L में डिडक्ट होता है, तो आपका लॉस कम होगा। डेप्रिसिएशन उनका 1 लाख रुपए से आया, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी मिला के अपन एक रफ आइडिया लेते हैं 1 लाख रुपए। बोले सर अभी भी 29 लाख का आ रहा है, तो अब क्या किया जाए? तो बोले आप सर ऐसा करिए कि प्रोविजन बना दीजिए 5 लाख का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर आप कह सकते हो बेड डेब्ट्स कह सकते हो, प्रोविजन फॉर लॉस बाय फायर, प्रोविजन फॉर n नंबर्स ऑफ द एक्टिविटी। आप प्रोविजन बना दीजिए कि आपको ऐसा लगने वाला है ये भविष्य में ऐसा कुछ होगा। डेप्टर पे 10% प्रोविजन बना लीजिए। तो इन्होंने प्रोविजन बना लिया 2 लाख रुपए का। इस प्रोविजन का मतलब क्या हुआ? इन्होंने कुछ पैसा अपने इनकम में से निकाल के उसको संचय कोष के अंदर रखा, प्रोविजन यानी रिजर्व के अंदर रखा, कि भविष्य में अगर कोई पैसा डूब गया, कोई देनदार है उससे पैसा नहीं आया, तो इस पैसे से यूटिलाइज कर सकते हैं।
कुछ आप रिजर्व में रख दो, ठीक है, जो प्रॉफिट का कुछ आप क्या करो रिजर्व में रख दो। रिजर्व का अमाउंट बता दिया गया, रिजर्व का अमाउंट 1 लाख रुपए बता दिया गया, ठीक है। इसके बाद भी पिंटू जी का मन नहीं भरा, उन्होंने कहा सर अभी तो 2 और 2 4 लाख ही कम हुए हैं, अभी भी 26 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना है। तो इन्होंने कहा गवर्नमेंट की किसान विकास पत्र की स्कीम आती है, किसान विकास पत्र, ठीक है, किसान विकास पत्र, इसमें आप 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दो इस काइंड ऑफ एफडी, और इस पे क्या गवर्नमेंट क्या देती है आपको, टैक्स का रिडिम्पशन देती है। तो 6 लाख रुपए इन्होंने किसान विकास पत्र में लगा दिए, ठीक है। कितने हुए 6 और 4 10 लाख रुपए। अब इनका टैक्स बन रहा है केवल 20 लाख के ऊपर। फिर 20 लाख का नेट प्रॉफिट आया। अब इनको क्या करना है, उस नेट प्रॉफिट में से कोई डिविडेंड बांट दिया जितना। अब जो इन्होंने 10 लाख के ऊपर 3 लाख रुपए जो अपना टैक्स को बचाया है, यही कहलाता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब विद इन लॉ, याद रखना, एक टैक्स इवेशन है और एक टैक्स अवॉइडेंस है। जब हम विद इन लॉ बात करते हैं, विद इन लॉ यानी कानून के अंतर्गत, जो कानून में लूप होल दिए हुए हैं या कानून में कोई सब्सिडी दी हुई है, कोई सब्सिडी दी हुई है, उसका फायदा उठा के हम यदि क्या करें, कुछ टैक्स बचाते हैं, टैक्स सेव करते हैं, तो वो टैक्स अवॉइडेंस कहलाता है कानून के अंतर्गत। यहां पर उन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करी थी कि वो तो 30 लाख का है सर बैलेंस शीट कम कर दो, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करी थी। बात समझ में आई ना? तो इसी को क्या कहते हैं, टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। वेयर टैक्स इज कंप्लाइज यूजिंग कॉलरेबल डिवाइस विच मीन द, ठीक है, द फैक्ट इज केस इज प्रेजेंटेड फॉल्स मैनर व्हेन द स्पिरिट इज बिहाइंड इज लॉ इज अवॉइडेंस देल मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर ये होता केवल इंटेंशनली है, मींस के ये जो टैक्स अवॉइडेंस है ये होता इंटेंशनली है, लेकिन ये टैक्स सेव करने से होता है। और इसमें क्या स्पिरिट होती है, क्या इच्छा होती है कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने रूल बना रखे हैं, जैसे गवर्नमेंट ने एक विंड सोलर प्लांट का, विंड पावर प्लांट और सोलर प्लांट का रूल बना रखा है कि अगर कोई कंपनी उसमें इन्वेस्ट करती है तो वो इन्वेस्टमेंट किया गया 100% टैक्स फ्री होगा। कितना परसेंट, यानी कि अगर पिंटू जी को बोल दिया जाए कि जो 20 लाख रुपए बचे इसका सोलर पावर प्लांट लगा दो अपनी कंपनी में, तो वो 20 लाख के 20 लाख पूरे के पूरे टैक्स रिडम्पशन हो जाता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा जाएगा उस नेट प्रॉफिट पे। तो ये जो रूल है, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर अपन टैक्स बचाते हैं तो वो टैक्स अवॉइडेंस कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब आ जाता है टैक्स इवेशन। ये होता है टैक्स की चोरी। यहां पर आपने टैक्स बचाया नहीं है, यहां पे आपने टैक्स की चोरी करी है, मतलब यहां अनइंटेंशनल अनलॉफुल एक्टिविटी। ये लॉफुल एक्टिविटी नहीं है, अनलॉफुल, यानी कि वहां पर जो 30 लाख का पिंटू जी को आया था उन्होंने काट के उसको 25 लाख कर दिया, तो काट के 25 लाख करा तो वो अनलॉफुल है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं। एनी लीगल इलीगल मेथड टू लीज द रिड्यूक्शन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी इज नॉन एज टैक्स। कोई इलीगल मेथड, याद रखना वर्ड क्या यूज किया है, इलीगल मेथड। ठीक है, कोई एक्सेसिव एक्सपेंडिचर आपने क्लेम कर दी हो, इनकम कम दिखाई हो, फॉल्स अकाउंट दिखाई हो और विलफुल वायलेशन करा हो कोई रूल्स का, जो किसमें हुआ, जो नीरव मोदी के केस में हुआ, जो अपने साथ किसके साथ हुआ, अपने किंगफिशर एयरलाइन के केस में हुआ। ये सारी की सारी चीजें किसमें, टैक्स इवेशन की, इन्होंने कर की चोरी करी थी। ठीक है, इन्होंने जो लोन लिया है वो अलग बात है, लेकिन जिसपे इनको टैक्स पेड करना था वो टैक्स। तो इसका डिफरेंस बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेशन। द वेयर द टैक्स इज अवॉइडेड थ्रू द प्रोविजन ऑफ द लॉ। ये किसके अंडर में होता है, प्रोविजन ऑफ द लॉ के अंडर में होता है। और जबकि ये थ्रू द इलीगल मीन्स, जो इवेशन होता है वो इलीगल मीन से होता है, जबकि जो अवॉइडेंस होता है वो विद इन लॉ होता है। ठीक है, इस्ट अंडरटेक बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द लूप होल। अवॉइडेंस जो होगा वो किसके एडवांटेज, लूप होल, यानी कोई कमी रह गई कानून में उसके थ्रू। जैसे कि माइनर चाइल्ड को टैक्स पेयर नहीं होगा और माइनर चाइल्ड को प्रॉफिट में हिस्सा दिया जा सकता है, तो एक पार्टनरशिप फर्म ने अपने माइनर चाइल्ड को 70% रेशो पे बनाया। जब तक वो माइनर है उस पर टैक्स नहीं लग रहा है, वो टैक्स नहीं लग रहा है, वो उसका एंटरटेनिंग कर रहा है ना, एंटरटेन कर रहा है और उसको प्रॉफिट में हिस्सा दिया हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर कंपनी, देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जोमेटो है, जोमेटो तो आप प्रॉफिट में है, जोमेटो का ले लेते हैं, जोमेटो है, पेटीएम है, फ्लिपकार्ट है। 3 बड़ी कंपनियों का आपको एग्जांपल देता हूं, जोमेटो, फ्लिपकार्ट और
जोमेटो, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, इन कंपनियों के बारे में आपने सुन ही रखा होगा। जोमेटो से कुछ ऑर्डर कर ही रखा होगा, पेटीएम से कुछ स्कैन करके पेमेंट कर ही रखा होगा, इतनी इनकी पॉपुलैरिटी है। इन्होंने आज तक कितना टैक्स दिया है, क्या आपको कोई आइडिया है? इन्होंने आज तक टैक्स के नाम पे 1 रुपया गवर्नमेंट को नहीं दिया है, 1 रुपया। क्यों? क्योंकि ये हमेशा अपने बैलेंस शीट में लॉस शो करते हैं, और यदि लॉस होता है तो गवर्नमेंट टैक्स नहीं मांगती। अब चेक कीजिएगा कि फ्लिपकार्ट की बैलेंस शीट में कितना लॉस शो होता है। पेटीएम, जोमेटो ने इस बार जो बैलेंस शीट दी है जस्ट अभी रिसेंट की, उसमें उसने फर्स्ट टाइम बताया कि हम प्रॉफिट में आ रहे हैं। पेटीएम ने बताया कि हम प्रॉफिट में आ रहे हैं फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में लिस्टेड होने के बाद फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐसा बताया। इससे पहले तक 1 भी रुपया नहीं दिया जाता था, ये केवल टैक्स अवॉइडेंस था, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं करी। उन्होंने उनके खर्चे बढ़ा दिए, जो आपको कैशबैक दे रहे थे, जो आपको डिस्काउंट दे रहे थे, वो एज अ टैक्सपेंस, पर डिस्काउंट क्या कैश में दिया? उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने क्या करा? केवल अपने को एक्सपेंडिचर हाई करके ये करा। ये अनलॉफुल नहीं है, यहां पर टैक्स अवॉइडेंस है, ये उनकी बेटर प्लानिंग है। अगर वो प्रॉफिट में आने के बाद अगर वो इलीगल तरीके से एक्सपेंडिचर बढ़ा के अपनी एक्टिविटी करती है तो वो टैक्स इवेशन कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? देखो, याद भी हो रहा होगा, है ना? टैक्स अवॉइडेंस इज डन थ्रू द इंटेंशन ऑफ कंप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ द लॉ, यानी प्रोविजन के अंडर में किया जाएगा, जबकि टैक्स इवेशन जो है वो अनलॉफुल एक्टिविटी है। टैक्स अवॉइडेंस इज लुक लाइक ए प्लानिंग ऑफ द टैक्स। यहां पर कैसे होगी? टैक्स प्लानिंग होगी तभी टैक्स अवॉइडेंस किया जा सकता है। और टैक्स इवेशन कब होगा? जब अपन को फ्रॉड का मंशा होगी। किसकी मंशा होगी? फ्रॉड की। देखो, टैक्स इवेशन और टैक्स अवॉइडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आ गए होंगे। बहुत इजीली लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पिंटो जी की 30 लाख का है। अब टैक्स प्लानिंग, यही सारे एमबीए फाइनेंस वाले बच्चों को कहा जाता है कि भाई इसके अंदर जॉब बहुत है। ठीक है, ये है टैक्स प्लानिंग कि कोई बंदे की 30 लाख की सैलरी है तो उसको टैक्स प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए, किसी की 50 लाख है तो उसको किस तरीके से करनी चाहिए, किसी की 10 लाख है तो उसको किस तरीके से करनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आप टैक्स नहीं भरते, आप स्टूडेंट हैं, तो यकीन मानिए आप अभी भी गलतफहमी में जी रहे हैं। आप खाना खाने जाते हैं होटल में, आप जीएसटी पेड करते हैं। आप पेट्रोल भराने जाते हैं, आप वेट पेड करते हैं। आप कपड़े खरीदने जाते हैं, आप टैक्स पेड करते हैं। आप होटल में रुकते हैं, आप सर्विस टैक्स जीएसटी पेड करते हैं अब तो उसके नाम पे। आप रास्ते में कार लेके निकलते हैं, बाइक पे तो लगता नहीं, कार लेके निकलते हैं तो टोल टैक्स पेड होता है। आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस खरीद के लाते हैं, उस पर जीएसटी पेड होता है। गेटिंग माई पॉइंट? देयर इज एन नंबर्स ऑफ द थिंग कि आपके पास जो भी आप डेली रूटीन की एक्टिविटी करते हैं, बाइंग करते हैं, उस पर आप टैक्स पेमेंट करते हैं। तो आपको टैक्स की प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। ठीक है, क्या आपका जीएसटी दिया हुआ आपके रजिस्ट्रेशन से कम आ रहा है तो क्या उस जीएसटी का बेनिफिट अपन उठा सकते हैं? ये सारी की सारी चीजें, आपकी फॉर्म है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने टैक्स के नाम पे कितना दिया। फॉर अ सिटीजन हमको पता होना चाहिए। अब ये टैक्स प्लानिंग है। अब ये टैक्स प्लानिंग है क्या? Tax planning involves in the order to avail the exemption and deduction and rebates provided in the act। यानी कि जो इनकम टैक्स एक्ट में, ये बेसिकली अपने आईटी एक्ट की है, पार्टनरशिप की टैक्स प्लानिंग की बात नहीं कर रहे हैं। जो इनकम टैक्स एक्ट में जो डिडक्शन दी हुई है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की दी हुई है, इसके अलावा कोई रिबेट दी हुई है, एटीसी, एटीडबलडी, है ना, एटीट्रिपल-सी, ठीक है, उन डिडक्शन का हमको पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपन को इसके अंदर टैक्स सेव करना चाहिए। यही कहलाता है टैक्स की प्लानिंग। समझ में आ गया? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मेजर क्या क्या करते हैं? क्या करते हैं? एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करने का आपने माता पिता से सुना होगा कि एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करो। अब तो म्यूचुअल फंड भी काफी टैक्स सेवर आते हैं। टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड भी होते हैं जिनके इंटरेस्ट, जिनकी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी होता है। एग्जम्पशन ये 10A, 10B और 10B है। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन, चॉइस ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड चॉइस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई एनजीओ है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन उसको उसके ही बिजनेस को डेवलप करने के लिए कोई एक्टिविटी करते रहनी चाहिए उसके नेट प्रॉफिट से। ये एक उसका रूल होता है। अब इनकम टैक्स की अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं हमारे कोर्स में आ गया है। इनकम टैक्स की अथॉरिटीज और उनका अपॉइंटमेंट। सबसे पहले ये अथॉरिटी जो आती है, देखो एक मैं बता देता हूं, जैसे अपने यहाँ पे जस्टिस डिपार्टमेंट होता है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसी तरीके से अपने यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट होता है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये खुद ही अपनी संस्था है। इसी तरीके से आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपने सेल्फ ही डिसीजन ले सकती है, रिक्रूटमेंट कर सकती है, हायर कर सकती है, फायर भी कर सकती है ना, प्रमोशन
नोटिफिकेशन भी दे सकती है, एग्जाम पैटर्न डिसाइड कर सकती है, हाँ यूजीसी प्रोटोकॉल का पालन करती है। इसी तरीके से हम सब संविधान का पालन करते हैं, ये अथॉरिटी संविधान का पालन करती है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डिफरेंट अथॉरिटी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडरटेक में आता है। लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी, जैसे कानून संविधान बनाता है और पुलिस उसको लागू कराती है, इसी तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री टैक्स बनाती है, जीएसटी उसको टैक्स बनाती है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कराने की अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। तो ये सबसे पहला जो हेड होता है वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है। ही इज द इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड एग्जीक्यूटिव। जुडिशियल पावर होती है, वो केस, जुडिशियल पावर का मतलब कि वो केस कर सकता है और वो निर्णय भी ले सकता है, इसके ऊपर डिसीजन भी ले सकता है। अपॉइंटमेंट कौन करता है टैक्स अथॉरिटी का, मतलब ये कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। केवल हमको ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। और किस सेक्शन में, 117 में। सेक्शन याद नहीं हो रहे हैं तो चिंता की बात है है चिंता की बात नहीं है, ऐसा नहीं, चिंता की बात है, सेक्शन इसमें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, पावर ऑफ द बोर्ड एंड द हायर अदर अथॉरिटी। अब जैसे कि कमिश्नर होता है, इसके अलावा और कौन कौन से होंगे, डायरेक्टर जनरल होगा, चीफ कमिश्नर होगा, चीफ डायरेक्टर होगा। और इसको किस सेक्शन में अपन अपॉइंट करते हैं, सेक्शन 117 सब सेक्शन 2। याद रखिएगा, जब ऐसे ऐसे लिखा हो 117 और 2 तो इसका मतलब ये सब सेक्शन है ना, ये क्लोज है, ये सब क्लोज है, ठीक है। ए बी या 1 कर दो तो ये सब क्लोज है, आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोज, सब क्लोज, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, तो मिनिस्ट्रियल स्टाफ के पास पावर होती है। वैसे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर होती है कि कौन से स्टाफ को फुलफिल करना है इसमें, बट जो इनकी वैकेंसीज निकलती है, रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज निकलती है, उसका इंडिपेंडेंट एग्जाम होता है और उसके थ्रू सिलेक्शन होता है। लेकिन डेप्यूटी कमिश्नर, कमिश्नर, इन सब की डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट होती है। हाँ, देयर इज सर्टेन प्रोटोकॉल कि इसकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उसके बाद ही वो बनता है, ठीक है। बेसिकली उसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में से किसी को प्रमोशन करके बनाया जाता है, लेकिन अथॉरिटी किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। फंक्शंस एंड पावर ऑफ कमिश्नर, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन और पावर क्या है, डिटरमाइन द जुरिडिक्शन। ही इज द पावर टू डिटरमाइन द जुरिडिक्शन, असाइन द वर्क और सबऑर्डिनेट। मतलब कि ये डिसाइड करेगा, पिंटू जी ये राज्य आपका, चिंटू जी ये राज्य आपका, ऐसा नहीं है। वो ये डिसाइड करेगा कि एक अथॉरिटी, एक स्टेट में अगर एक बंदे को उसने किसी इनकम टैक्स ऑफिसर को बैठा है तो वो 6 डिस्ट्रिक्ट का इनकम टैक्स ऑफिसर है या 1 ही डिस्ट्रिक्ट का इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो कौन डिसाइड करेगा, ये कमिश्नर डिसाइड करेंगे। मतलब कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको अपन को पढ़ना है। हेड कौन है, कमिश्नर, उसके नीचे डेप्यूटी कमिश्नर, जनरल, डेप्यूटी जनरल, ये सारे उसके आते हैं। फाइनल अथॉरिटी डिसाइडेड भी जो डिस्प्यूट की होती है वो कमिश्नर के पास होती है। अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, वाद विवाद हो गई, हम बोल रहे हैं इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है, वो इनकम टैक्स ऑफिसर ये सब बोल रहा है, तो कमिश्नर के पास जाएंगे। कमिश्नर से अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती देन वी आर गोइंग फॉर द कोर्ट। ट्रांसफर ऑफ जुरिडिक्शन, ट्रांसफर करने का अधिकार भी कमिश्नर के पास है, ठीक है। ट्रांसफर करने का, अपॉइंट करने का और उनको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का, रिवीजन करने का अपने ऑर्डर के अंदर, ठीक है। पावर टू विदहेल्ड द रिफंड, यानी रिफंड दिलवाने का और रिफंड रोकने का, दोनों अधिकार कमिश्नर के पास है। रेफर्स इन द केस ऑफ द हाई कोर्ट। कोई अगर इनकम टैक्स ऑफिसर हार गए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केस हार जाता है, कितनी बार हार जाता है, तो उसको हाई कोर्ट में अपील करने की जिम्मेदारी भी इनकी ही होती है। कौन, कमिश्नर साहब जो है वो इंडिपेंडेंटली के ऊपर। मतलब ऐसा समझिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक पूरी स्वतंत्र संस्था है और वो भारतीय नागरिकों से कर वसूलती है। वसूलती सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे है, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो उसके पास कुछ सर्टेन राइट है। अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो भी कोर्ट जा सकती है ना, तो वो भी कोर्ट जा सकती है। अगर उनके कमिश्नर में अगर आपको उनका फैसला, आप भी जा सकते हो, और अगर उनके जुरिडिक्शन में उनका फैसला गलत आया तो वो भी कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये कैपिटल, ये जब बैंकिंग फ्रॉड्स के अंदर होता है या कोई बड़ी चोरी होती है तभी हाई कोर्ट का रुख दिया जाता है। मिनिमम 100 करोड़ आप मान के चलो, ठीक है। पावर टू कंपाउंड ऑफेंस, ठीक है। ऑफेंस का कैलकुलेशन करना भी इनके अंदर ही होता है। ऑर्डर टू पर्सन फॉर अ पेमेंट, ये पेमेंट करने के लिए बाध्य कर सकते हैं आपको कि अपना इतना इनकम टैक्स हुआ है, या आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी लाइबिलिटी, मतलब अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देना, अपने सबऑर्डिनेट्स का जुरिडिक्शन डिसाइड करना, अपने सबऑर्डिनेट्स का ट्रांसफर करना, उन्हें अपॉइंट करना, हमें
लाइबल करना टैक्स पेड करने के लिए, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए टैक्स रेगुलेशन अच्छा करने के साथ में ये कमिश्नर भैया जो होते हैं ये काम क्या करते हैं, इसके अलावा ये जो पूरा रेगुलेशन का काम होता है इनकम टैक्स की वेबसाइट का, इनकम टैक्स की, ये भी इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। मतलब कि केवल अथॉरिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत सारा दी हुई है इनको। ठीक है, प्रोविजन रिलेटेड टू कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स, ये दोनों काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हैं। अब प्रोविजन रिलेटेड टू एस्टिमेट अमाउंट ऑफ द बिजनेस इंडिविजुअल टैक्स पेयर एक्सपेक्ट टू पे ऑफ इनकम टैक्स इन द करंट ईयर। अब याद रखना, वैसे तो आप सब फाइनेंस के बंदों को पता होगा, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च है। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, और हमारा कैलेंडर ईयर क्या है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। मोदी गवर्नमेंट की कोशिश चल रही है कि ये दोनों एक हो जाएं, फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर एक कर दिए जाएं। आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत कम पूछता हूं लेकिन पूछूंगा अभी, कि ऐसा कौन सा देश है जिसका फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर एक है। मतलब कि ऐसे देश का, किसी एक देश का नाम बताओ, बहुत सारे देश हैं जिनका जो कैलेंडर ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, जो हमारे पूरे वर्ल्ड का कैलेंडर ईयर माना जाता है इंग्लिश टर्म से। हिंदू रीति रिवाज में अलग है, मुस्लिम रीति रिवाज में अलग है, लेकिन अपन एक कैलेंडर ईयर मानते हैं। उसका 1 जनवरी ही उनका फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग डे होता है। ऐसा कौन सा देश है? इंडिया तो नहीं है, है ना? कौन सा देश है जरा जल्दी से बताइएगा मुझे कमेंट करके, है ना? थोड़ा आपकी भी टैक्स की नॉलेज बढ़ेगी, है ना? प्रोविजन रिलेटेड टू कलेक्शन एंड रिफंड ऑफ द टैक्सेस एंड रिकवरी ऑफ द टैक्सेस अंडर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। केवल इसमें बेसिक थ्योरी आपको याद रखनी है। अब रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड क्या होता है? अब रिफंड कब किया जाएगा? जब गलत ढंग से टैक्स कैलकुलेट किया गया है या टैक्स ज्यादा वसूला जाता है। जब होता है टीडीएस, टीडीएस। अब ये क्या है टीडीएस सर, जरा ये समझाओ। इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्शन, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। कोई एम्प्लॉयर, जैसे कि हम नौकरी करते हैं तो हमारे जो एम्प्लॉयर होता है, जो एम्प्लॉयर होता है वो आपको सैलरी देने से पहले ही उस पर टीडीएस चार्ज कर देता है। क्या चार्ज कर देता है? टीडीएस, यानी टैक्स लगा देता है। वो बोलता है आनंद जी आपकी सैलरी 40,000 है, ठीक है 40,000 है, इतनी तो नहीं है पर ठीक है मान लेते हैं 40,000 है, इससे ज्यादा ही है, ठीक है। हाँ, तो आनंद जी आपकी सैलरी 40,000 है, इसके ऊपर हम 10% टीडीएस का प्रोविजन है। कितने परसेंट? 10% टीडीएस का प्रोविजन है। तो 10% जब टीडीएस का प्रोविजन है दोस्तों, तो ये क्या करेगा, जो टोटल आपका कैलकुलेट होगा, टोटल ईयर की इनकम कैलकुलेट होगी, यानी एक फाइनेंशियल ईयर की। सपोज मेरे को टोटल फाइनेंशियल ईयर में 12 मंथ मैंने वर्किंग करा, जिसमें 2 मंथ्स में वर्किंग नहीं कर पाया या मेरे को उसका पेमेंट नहीं मिला है किसी भी कारण से, तो टोटल मेरी इनकम हुई 4 लाख। अगर चलो 12 महीने का सिंपल कर देते हैं, ज्यादा परेशान नहीं करते हैं आपको, 4,80,000 है ना। इसका 10% 48,000 रुपए वो हमारी सैलरी में से डिडक्ट करके हमको सैलरी देगा। अब ये 48,000 रुपए तुरंत तो काट नहीं सकेगा क्योंकि सैलरी तो 40,000 है, तो वो आपके टीडीएस के अकाउंट के अंदर डिडक्शन में डाल देगा। अब वो डिडक्शन में डाल के हो सकता है वो 2 बार 3 बार 4 बार में कटे, या टोटली हर साल हर महीने के थोड़ा थोड़ा करके 4,000 रुपए करके कटे। वो डिपेंड करेगा आपके इसके ऊपर, कौन? एम्प्लॉयर के ऊपर, कि वो उससे आपका क्या आर्ग्यूमेंट चल रहा है। वैसे हर मंथ की सैलरी में टीडीएस कट के दे दिया जाता है। हम उसको क्या करते हैं कि हम बताते हैं सर काटिएगा मत सैलरी, एलआईसी कर रखी है, सर हमने थोड़ा सा बैंक से हाउसिंग लोन ले रखा है, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्स फ्री होता है, सर हमने बच्चों की एजुकेशन पे थोड़ा एक्सपेंसेस कर रखा है, वो टैक्स फ्री होता है, हमारा जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री होता है, हमने सर ह्यूमन एचआरए ले रखा है, हाउस रेंट अलाउंस ले रखा है, किराए के कमरे में रहते हैं तो उसका जो पैसा आता है वो टैक्स फ्री होता है। 5,000 रुपए मान के चलते हैं, तो आप सर ये जो 5,000 रुपए 60,000 रुपए मेरे को टैक्स फ्री मिलेगा, तो आप सर मेरा टैक्स काटिए मत। अब ये 48 लाख पे 10%, वो 48,000 काट रहा था, मैंने उसको बोला कि मेरे पास 60,000 रुपए जो हैं
वो एज ए HRA के हैं, यानी कि किसी सब्सिडरी के हैं, तो वो मेरा ये पैसा काटिए मत। तो यही कहलाया हमारा टैक्स सेविंग, और इसी को टैक्स अवॉइडेंस भी बोला गया। लेकिन अगर ये नहीं दिखाऊंगा तो वो मेरा TDS 48,000 रुपये काट लेगा और फिर मेरे को वसूलना है। अब जब मैं मेरा रिटर्न फाइल करूंगा, अब मान लो उसने तो फिल कर दिया और मैंने उसको कोई सर्टिफिकेट दिया नहीं था, ठीक है, उसको मतलब किसको, एम्प्लॉयर को कोई सर्टिफिकेट दिया नहीं था। तो जब मैं रिटर्न फाइल करता हूं तब मैं क्लेम करूंगा कि जो मेरा टैक्स कटा है वो गलत है। मेरे पास तो ऑलरेडी LIC की प्रीमियम वगैरह ये थी और मेरा जो टैक्स है वो माइनस में है, मेरी इनकम जो है वो बिलो 5 लाख है। अब तो खैर 7 लाख कर दिए नौकरी पेशा वालों की अभी लेटेस्ट बजट में, लेकिन अपन 5 लाख मान के चल, तो मेरी इनकम बिलो है टैक्स लिमिट से, स्लैब रेट से, तो मेरे को इनकम नहीं कटाइएगा। तो जो अमाउंट 48,000 रुपये कटा हुआ है वही मेरा क्या कहलाता है, टैक्स रिफंड कहलाता है। क्या कहलाता है, टैक्स रिफंड ऑफ टैक्स कहलाता है। ये गवर्नमेंट मुझे पे करेगी। और याद रखिए एक बात और बताऊं कि अगर गवर्नमेंट इसमें डिले करती है ना, तो गवर्नमेंट आपको इसके बदले में पेनल्टी के रूप में इंटरेस्ट भी पेड करती है। यानी कि उन्होंने 48,000 रुपये रखा है तो हो सकता है आपको 50, 51, 52 भी मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो रिफंड ऑफ टैक्स विथ इंटरेस्ट मिलता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पैसा जो रिफंड का है यूजुअली 1 वीक के अंदर अब आने लग गया है, पहले 2-3 महीने लगते थे। इसको धीरे धीरे हमारी मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण जी धन्य है, उसको बहुत ही कम करने की अब कोशिश चल रही है। अब तो ये उनकी बात आ रही है कि विदिन 2 डेज के अंदर रिफंड अमाउंट आपके आ जाता है। 7 डेज के अंदर तो अब आने लग गया है। मेरा खुद का देखा हुआ है कि रिफंड जो है वो 7 दिन में। लेकिन अगर कोई आपकी ओर से प्रॉब्लम ले जाती है, यानी कि कोई आप जैसे कि HRA की रिसिप्ट है वो नहीं दे पाए, LIC की रिसिप्ट गलत हो गई या मिसमैच हो गई या सही से टैक्स पेयर ने फिल नहीं करी एंट्री, तब अपन को रिफंड में कुछ प्रॉब्लम आती है। वरना नॉर्मली रिफंड जो है वो विद इन 45 डेज का क्लेम करते हैं, लेकिन अब तो 7 डेज के अंदर रिफंड का सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिफंड ऑफ टैक्स समझ में आ गया। जब हाई टैक्स आपसे पेड कर लिया जाता है तो रिफंड ऑफ टैक्स होता है। अब कौन कर सकता है अलाउ, क्लेम कौन कर सकता है? जिसका TDS कटा हुआ हो, है ना, और जिसकी इनकम जो हो वो टैक्स लिमिट से कम हो, या उसका ज्यादा टैक्स कट गया, उसकी टैक्स कम हो रही हो, डिडक्शन कम हो रहा हो। यदि सर कम TDS कटा है और ज्यादा टैक्स हुआ है तो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट पेड करना होगा। सपोज कि उसका TDS कटा है 12,000 और उसका टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, टैक्स कैलकुलेट हो रहा है 18,000, तो रिमेनिंग 6,000 जो है उसको टैक्स रिटर्न फाइल करते समय पेड करना होगा। समझ में आ गया ना? बहुत ही सिंपल सी बातें बता रहा हूं मैं तो। अब टैक्स ऑफेंस, टैक्स ऑफेंस का मतलब कि टैक्स के संदर्भ में कौन कौन सी गलतियां करी जाती हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो टैक्स के संदर्भ में करी जाती हैं। यहां पर और अपन एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद टैक्स ऑफेंस के टॉपिक पे चलेंगे। टाइम लिमिट टू क्लेमिंग रिफंड। अब चाहे इसका ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कितने भी पुराने साल का कर सकते हो, केवल आपको रिटर्न फाइल करते में होता है। देयर इज नो शैल बी अलाउड अनलेस इज मेड। लेकिन आपको क्लेम करना होगा, आपको बताना होगा कि ये है। वेयर द क्लेम इज अलाउड अनलेस इज मेड विद इन द पीरियड ऑफ स्पेसिफिक, कुछ स्पेसिफिक लिख रखा है गवर्नमेंट ने, 4 years ऑफ द लास्ट डेट ऑफ सच असेसमेंट, 4 साल इन्होंने बोल रखा है। ठीक है, कुछ केस के अंदर असेसमेंट ईयर का 3 years भी दे रखा है, लेकिन फॉर द लास्ट डेट 4 years और 3 years बोल रखा है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि हमारी टैक्स की कर की ऐसी सिस्टम है कि आप 10 साल पुराना भी टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हो। देयर इज एन नंबर्स ऑफ द प्रोविजन। ठीक है, इग्नोरेंस है, बंदा जो था 10 साल तक जेल में ही था, वो टैक्स का रिफंड फाइल ही नहीं कर पाया, है ना। हो सकता है कि 10 साल में उसको कोई सजा हो गई हो तो 10 साल तक वो जेल में ही हो, तब क्या किया जाएगा? तो ऐसे अपवाद स्वरूप स्थिति के अंदर देयर इज नो लिमिट। लेकिन बुकिश लैंग्वेज में 4 year और 3 years डिफरेंट प्रोविजंस में दे रखे हैं, तो अपन 4 years को अपन याद करके चलते हैं। ठीक है, 4 years को याद करके एक बार इसकी और थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। वेयर द क्लेम इज रेस्पेक्टेड इनकम इज असेसमेंट ईयर कमेंसिंग इन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1968, 3 years फ्रॉम द लास्ट डे। 3 years याद कर लो, 1968 का दिया हुआ है तो ये अपडेटेड है। ठीक है, तो 3 years तक आप याद कर सकते हो कि जिस दिन आपका टैक्स कटा है उसके 3 साल में आपको उसको क्लेम करना है। लेकिन यूजुअली मैं बता रहा हूं कि आप कितने भी समय तक कर सकते हो जब हम प्रैक्टिकली चल रहे हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर अपन इसका ये पार्ट कंप्लीट मानते हैं और टैक्स ऑफेंस, है ना, टैक्स ऑफेंस और आगे के सारे टॉपिक सेकंड पार्ट के अंदर कंप्लीट करते हैं। तो आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग का फर्स्ट पार्ट यूनिट 5 का अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। एंड आपकी एग्जाम की तैयारियों के लिए बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभेच्छा। आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हो, आपके पेपर बहुत अच्छे जाएंगे, पूरा दिल से दुआ है ना। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।